हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय भूगोल। आज हम साथियों मॉडल पेपर नंबर है और दूसरा हल करने वाले हैं। तो संजीव डैशकोर का पहला मॉडल पेपर हमने हल कर लिया है। आज हम दूसरा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। साथियों मोटिवेशनल कोट है हमारा आज का, रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों आपके पास अब बहुत कम समय बचा है। उस समय का आप बहुत अच्छा सदुपयोग करते हुए निरंतर अध्ययन जारी रखते हुए अपनी परीक्षा हॉल में पहुंचना है। और पहुंचने के बाद हमें एक पेपर मिलेगा और उस पेपर के अंदर हमें उस प्रकार से युद्ध के साथ, उस प्रकार की रणनीति के साथ, उस कॉपी के अंदर हमें जो आंसर लिख कर के आना है वह आंसर ऐसे हो जब हमारा रिजल्ट आए तब हमारा नाम रोशन हो, हमारे गांव का नाम रोशन हो और प्लस पॉइंट में हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। तो आप भी अगर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो तो अभी से निरंतर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। अपन ये सोचते हैं ना कि वो एजुकेशन वाला अच्छा पढ़ाता है, वो गुरु अच्छा पढ़ाता है, लेकिन जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। हर कोई अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हम खुद अच्छे नहीं पढ़ते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप भी अभी से मेरा कहना है अच्छे से अच्छी मेहनत कीजिए। तो साथियों बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 से लेकर के 12 तक एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो आप सभी से निवेदन है कि उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है और उसका कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। तो उसके अंदर आपको एक तो इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, इसके अलावा कोई जो आपके बोर्ड के द्वारा इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो या फिर मॉडल पेपर्स हो, फ्री पीडीएफ्स हो, वो सारी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास 12th विषय भूगोल मॉडल पेपर नंबर 2 आज हम हल करने वाले हैं। 56 नंबर का आपका पेपर होने वाला है भूगोल का, और पेपर हल करने का समय आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलने वाला है। तो इन 3 घंटे और 15 मिनट के अंदर आपकी पूरी 1 साल की मेहनत है और यही मेहनत आपके माता पिता का सपना साकार करेगी। तो इस मेहनत तक पहुंचने के लिए उससे पहले हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इस संघर्ष तक पहुंचेंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है, उक्त परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी है। यहाँ पर एक आपको डेफिनेशन दी गई है और जिसके अंदर लिखा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, उक्त परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए ऑप्शन सही है। रेट जेल नामक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये परिभाषा दी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। द पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक है आपके एहरलिच। कौन है? एहरलिच है और द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक है। तीसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आपसे ऑप्शन क्या है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होने वाला है अफ्रीका के अंदर है वो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है चौथा सवाल, जनसंख्या पिरामिड में दायां भाग किसकी संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। तो यहाँ पर बच्चों के, कुल जनसंख्या के, स्त्रियों के और पुरुषों के। तो इसका सही आंसर होने वाला है स्त्रियों के। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे है पांचवा सवाल, समता उपागम का संबंध जिस विद्वान से है वह है। तो समता उपागम का संबंध किस विद्वान से है। तो यहाँ पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। किससे है? अमर्त्य सेन से है। क्या है? समता उपागम का संबंध किस प्रोफेसर से है या किस विद्वान से है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला सवाल है हमारा छठा, निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है।
तो पंचम क्रियाकलाप कौन सा है? मौद्रिक बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा या विशेषज्ञ? तो इसका सही आंसर होगा विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होने वाला है 1990 के अंदर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया था। ठीक है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे 8वां सवाल है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम है वो आपके कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है जो 1982 के अंदर है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है, इस प्रश्नों की कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण है वो अम्ल वर्षा का क्या है? एक कारण है। ये तो आसान सा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं हमारे जो रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर 4, तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तो पहला प्रश्न है, ब्राजील में कॉफी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राजील में कॉफी बागानों को फेजेंडा का कहते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फेजेंडा से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है कि ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। याद रह जाएगा, बिल्कुल भी सरल सा सवाल है। नेक्स्ट है आपका, यूरोप में विश्व का संगमतम रेल तंत्र पाया जाता है। जो रेल तंत्र है, विश्व का सबसे संगमतम रेल तंत्र की बात करें तो किस जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। याद रह जाएगा, बिल्कुल सा सरल सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम जो उपलब्ध कराते हैं। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब हमारे तीसरा सवाल के अंदर छोटे प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को भी अपन को याद रखना है। ठीक है, पहला सवाल है, 1970 के दशक में कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ था? तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न ऊपर रह गया क्योंकि ये पीडीएफ कट हो गई है। तो आपको 1970 के दशक के अंदर कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1970 के दशक के अंदर एक तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय होता है। कौन कौन सी? मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय होता है। दूसरा सवाल है, ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश विशिष्ट स्थान रखता है? तो इसका सही आंसर होगा जो ट्यूलिप पुष्प है उसकी खेती के अंदर जो नीदरलैंड नामक देश है वो विशिष्ट स्थान रखता है। यानी सिंपल भाषा के अंदर बात करें, ट्यूलिप पुष्प की जो खेती होती है सर्वाधिक स्थान की बात करें तो नीदरलैंड के अंदर इसकी खेती है वो सर्वाधिक होती है। नीदरलैंड एक क्या है? नीदरलैंड एक कंट्री है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है तीसरा सवाल, गंगा नदी किस स्थान पर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा गंगा नदी कानपुर वाराणसी के मध्य सर्वाधिक प्रदूषित है। कानपुर और वाराणसी के मध्य है, सर्वाधिक प्रदूषित है वो गंगा नदी है। ठीक है साथियों, चौथा सवाल है, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हो? ठीक है, भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? तो ये एक ही क्या है, एक ही प्रश्न के अलग अलग भाषा के रूप में चेंज कर देता है एग्जामिनर, तो आपको थोड़ा इसको समझना है। ठीक है, कभी कभी मैं आगे और भी प्रश्नों की भाषा चेंज किस प्रकार से करते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज न हो। आपको प्रश्न का आंसर आ रहा है लेकिन एग्जामिनर प्रश्न की भाषा चेंज कर देता है और आप सोचते हो कि मेरे को तो ये आ ही नहीं रहा है, लेकिन होता ऐसा है कि आपको जो है उस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर है याद है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण होता है स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी होना भी निम्नीकरण है। यानी भू निम्नीकरण का अर्थ होता है जो भूमि होती है उसकी उत्पादक क्षमता होती है उसमें कमी होना ही क्या है? भू निम्नीकरण है। सिंपल सी भाषा के अंदर आपको याद रखना है ताकि आप परीक्षा के अंदर इसको अच्छे तरीके से लिख करके आ सको। अगला हमारा सवाल संख्या चौथा है,
थॉमस माल्थस के जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विचार बताइए। तो एक हमारे विद्वान होते हैं थॉमस माल्थस, और उन्होंने 1978 में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विचार व्यक्त किए। तो वो विचार कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिख करके आना है। तो पहला विचार उन्होंने दिया कि लोगों की संख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। ठीक है, लोगों की संख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने बात कही कि जनसंख्या में अधिक अवधि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा गिरावट होगी। ठीक है, या तो जनसंख्या के अंदर गिरावट तब होगी जब अकाल आएगा, या कोई बीमारी आएगी, या फिर युद्ध होगा तब गिरावट होगी। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने कही भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा नियोजन द्वारा नियंत्रण अधिक लाभकारी है। और चौथी बात उन्होंने कही कि जनसंख्या वृद्धि रोकने से संसाधनों की सतत पोषणीयता बनी रहेगी। और उन्होंने यही कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोको, और इससे क्या है, संसाधनों की सतत जो पोषणीयता है वो भी बनी रहेगी। तो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित थॉमस माल्थस का ये विचार है। तो ये आपको याद रख करके जाना है, पूछा जा सकता है, प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है हमारे पास में 5वां सवाल आया है कि मानव विकास के मापन के कल्याण उपागम से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है कि जो मानव विकास है, मानव विकास के मापन के कल्याण उपागम से आप क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हो। तो इससे संबंधित आपको लिखकर कहना है कि मानव विकास के मापन का कल्याण उपागम यानी यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्च स्तर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वह केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो यही क्या है, यही मापन के कल्याण उपागम का अभिप्राय है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखकर याद कर लेना है, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी क्या है, टफ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे हमारा सवाल संख्या है 6 कि रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार रेल लाइनों को वर्गीकृत कीजिए। रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार रेल लाइनों को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो रेल लाइनों की जो चौड़ाई होती है उसको गेज के आधार पर रेल लाइनों को 4 वर्ग के अंदर हम विभाजित करते हैं। कितने वर्गों के अंदर, 4 वर्गों के अंदर हम विभाजित करते हैं। पहला वर्ग होता है साथियों बड़ी लाइन। ठीक है, तो बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या होती है, 1.5 मीटर होती है, यानी 1.5 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, दूसरी आपकी जो वर्ग होता है रेल लाइनों का होता है मानक लाइन। तो मानक लाइन का क्या होता है चौड़ाई, उसकी चौड़ाई होती है 1.44 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मीटर लाइन। तो मीटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 1.0 मीटर होती है। ठीक है, और चौथा वर्ग आता है छोटी लाइन, और छोटी लाइन है 1.0 मीटर से भी कम चौड़ाई की होती है। तो रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार 4 वर्गों के अंदर बंटी होती है, उनके आपको नाम याद रखना है और उनकी चौड़ाई को भी याद रखना है। आगे सवाल संख्या 7 है हमारा, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जब किसी देश में आयातित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य देश के निर्यात मूल्य से अधिक होता है, जब वह देश ऋणात्मक भुगतान संतुलन की स्थिति में होता है, और यह स्थिति उस देश में अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति की अभिप्रेरित करती है। इसीलिए ऋणात्मक मूल्यांकन संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है, देश क्या अपन व्यक्ति को भी माने तो भी उसके लिए भी हानिकारक है। जब उस व्यक्ति पर ऋण हो जाता है तो वह अपने बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाता है, अन्य पारिवारिक गतिविधियों को अन्य तरीके से नहीं कर पाता है, उसके पारिवारिक ढांचे का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसी प्रकार को अपन को थोड़ा बड़ा सोचना है, हम देश की सोचें ऐसा होता है तो क्या हालात हो जाती है। तो यही क्या है, ऋणात्मक भुगतान का संतुलन है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां सवाल है,
व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा व्यापारिक समूह के निर्माण से व्यापार की मदों से भौगोलिक सामीप्य, समरूपता तथा पूरकता प्राप्त होती है और इनके द्वारा विभिन्न देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने तथा व्यापार पर प्रतिबंध हटाने से सहायता मिलती है तथा साथ ही स्वदेशी राष्ट्र को व्यापार शुल्क से मुक्ति भी मिलती है एवं मुक्त व्यापार के प्रोत्साहन से देश का अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस कारण से है जो व्यापारिक समूह के कारण देश निर्माण को या राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का नवा प्रश्न है, हमारे पास दिया है स्थान यानी साइट तथा स्थिति यानी सिचुएशन के मध्य अंतर बताना है। स्थान और स्थिति के मध्य क्या अंतर होता है? तो स्थान क्या होता है? स्थान यानी साइट, स्थान से तात्पर्य उस वास्तविक भूमि से है जिस पर बस्ती विकसित हुई है। वह भाग मैदानी, पहाड़ी, नदी का किनारा, एक तालाब या झील हो सकता है। स्थिति यानी सिचुएशन की बात करें तो अपने परिवेश के संदर्भ में किस स्थान पर अवस्थित कोई बस्ती होगी जिन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश के बीच में बसी होती है, उन दशाओं को हम क्या बस्ती की स्थिति कहा जाता है। तो ये स्थिति और आपके किसके अंदर जो परिस्थिति स्थिति सिचुएशन, ठीक है, साइट और सिचुएशन के अंदर अंतर बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करता हूँ मैं 10वां सवाल है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि भारत में हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में श्रम सहभागिता दर अन्य राज्यों की अपेक्षा ऊंची है क्योंकि ये अभी निम्न आर्थिक विकास वाले क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ निर्वाह तथा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए अनेक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है, श्रम सहभागिता ऊंची है। ठीक है, आपको नाम याद रखने कौन कौन से राज्य है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के नाम याद रखने हैं और इनके अंदर जो आपके निर्वाह और लगभग निर्वाह की जो आर्थिक क्रियाएं की पूर्ति के लिए अनेक श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां सवाल, प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। प्रवास के कोई 2 कारण बताना है। तो प्रवास के 2 प्रमुख कारण है। पहला जो आपका कारण है अपकर्ष कारक है। ठीक है, कारक बताना है। ठीक है, अपकर्ष कारक का मतलब होता है कि नगरों में बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, ऊंचे वेतन, रोजगार की नियमितता, उच्च शिक्षा, मनोरंजन के साधन तथा सुविधाओं के कारण ग्रामीण जनसंख्या को नगरों की ओर अधिक प्रवास होता है। और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है ये कारक व्यक्ति को अपना निवास स्थान छोड़ने को बाध्य करता है। गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबदबा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, युद्ध, स्थानीय संघर्ष तथा स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों को प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो प्रवास के 2 कारक पूछे हैं, यहाँ पर थोड़ा संशोधन कर लेना क्योंकि हमने हाथ से ये PDF टाइप की है, कुछ गलती होती है तो आप उसको थोड़ा संशोधन कर लेना। ठीक है, तो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक उनको आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे हम 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां सवाल है आपके, गुच्छित बस्तियों से आप क्या समझते हैं? तो गुच्छित बस्तियां क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये बस्तियां घरों का एक संकुलित रूप है। ठीक है, रूप में होती है और इस प्रकार के गांवों में रहन सहन के क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत खलियानों और चारागाहों से पृथक होते हैं। ये बस्तियां आयताकार, अरीय, रेखीय इत्यादि ज्यामितीय प्रतिरूपों में होती है या मिलती है। ये बस्तियां सामान्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है और इसके अतिरिक्त रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल संसाधनों के निकट तथा नागालैंड और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में सुरक्षा व प्रतिरक्षा जैसे कारणों के कारण भी इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो ये होती है गुच्छित बस्तियां। ठीक है,
आगे सवाल संख्या 13 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा जो क्या होती है और प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन से? तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो यूरेनियम, थोरियम और परमाणु खनिजों के अणुओं को नियंत्रित दशाओं में खंडन कराकर प्राप्त ऊर्जा होती है, उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और देश में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की बात करें तो तारापुरा महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात और कलपकम तमिलनाडु, ये भारत के अंदर प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। इनको आपको याद रखना है और इस प्रश्न पर आप गोला लगा लीजिए, अपनी अलग से नोटबुक में लिख लीजिए। 100% परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है और ये भी प्रश्न आ सकता है और इससे छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित सवाल परीक्षा के अंदर 100% आएगा। आगे सवाल संख्या 14 है, हमारे नियोजन से क्या अभिप्राय है तथा ये किस प्रकार से एक कर्मिक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा नियोजन सामान्यतः भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों को क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी क्षेत्र में नियोजन के लिए चुनी गई इस समस्याएं मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक होती है। नियोजन के प्रकार और स्तर के अनुसार नियोजन की अवधि में भी अंतर होता है, लेकिन सभी प्रकार के नियोजन में एक कर्मिक प्रक्रिया होती है जिसकी कुछ अवस्थाएं के रूप में संकल्पना की जाती है और इस कारण नियोजन को एक कर्मिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो नियोजन से संबंधित ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आगे 15वां सवाल है, मुंबई बंदरगाह की विशेषता बतानी है आपको। तो मुंबई बंदरगाह की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और दूसरी विशेषता है ये बंदरगाह मध्य पूर्व, मध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है। और दूसरा है इसी बंदरगाह से देश का अधिकांश विदेशी व्यापार किया जाता है। चौथी विशेषता है इसमें 54 गोदियाँ और देश का विशालतम टर्मिनल है। और यहाँ पर 5वीं विशेषता की बात करें, यहाँ पर यह बंदरगाह 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। तो बम्बई बंदरगाह की संबंधित से ये विशेषताएं, 5 विशेषताएं आपको लेकर के आनी है, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और इस बंदरगाह पर जो मध्य पूर्व, भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग से निकट स्थित है। और इसी बंदरगाह से हमारे देश का अधिकांश विदेशी व्यापार किया जाता है। यहाँ पर 54 गोदियाँ और देश का विशालतम टर्मिनल है और ये 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। अब खंड 6 के अंदर हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया आपको कि भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा भारत के अंदर है और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो पहला प्रयास है भारत में चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दर्शनीय प्राकृतिक स्थलों पर बड़े अस्पतालों की निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है हमारे चिकित्सकों को अत्याधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि देशी विदेशी पर्यटक आकर्षक हो सके। तीसरा, हमें बढ़ावा देने के लिए काम करना है कि हम देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चिकित्सा पर्यटन की सुविधाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए, ठीक है। चौथा प्रयास की बात करें तो भारत को अपनी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास करने चाहिए। 5वां नंबर पर अपन को लिखना है चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य आधारभूत ढांचे यथा जाल विद्युत, सड़कें, इसके अलावा संचार तथा परिवहन साधन आदि का विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए। और 6 नंबर पर अपन को लिख कर के आना है हमें चिकित्सकों एवं अन्य सहायक कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, विशेष रूप से शल्य कर्मियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि करनी होगी। तो भारत के अंदर चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास करना ज़रूरी है,
ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना है और सरल भी है। और नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है अपना कि सूती वस्त्र उद्योग की विकेंद्रीकरण को स्पष्ट कीजिए। ये आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा कि आरंभ में सूती वस्त्र उद्योग मुंबई नगर में ही केंद्रित था, परंतु बाद में अन्य कारकों के आधार पर भी सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। विशाल घरेलू बाजार, जल विद्युत के विकास, कपास उत्पादक स्रोत, कोयला क्षेत्र की निकटता तथा कुशल श्रमिकों के कारण यह उद्योग सारे देश में फैल गया। यही सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है सर्वप्रथम मुंबई नगर के अंदर स्थापित होता है, यानी यहाँ पर केंद्रित था। और जैसे जैसे संसाधनों की जो वृद्धि होती है धीरे धीरे ये उद्योग है पूरे भारत के अंदर फैल गया था। तो ये क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, इसके बाद है मुंबई के बाद सबसे पहले ये उद्योग गुजरात राज्य में अच्छी कपास प्राप्त होने के कारण अहमदाबाद में स्थापित हुआ। तमिलनाडु में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण चेन्नई, कोयम्बटूर उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। उसके बाद कोलकाता में विशाल बाजार, कोयला क्षेत्र और पतन की उपलब्धता के कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। और इसी प्रकार उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली आदि केंद्रों की सख्त श्रमिक के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना की गई। इस प्रकार देश के लगभग प्रत्येक राज्य में जहां एक या एक से अधिक अनुकूल अवस्थितिकी कारक उपलब्ध थे सूती उद्योग, और वहां पर क्या होती है, सूती वस्त्र उद्योगों की क्या होती है, स्थापना होती है। तो ये सूती वस्त्रों का उद्योग का क्या है, विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट है 18वां सवाल कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की क्या भूमिका है। तो इसका सही आंसर होगा कि सड़क परिवहन का एक प्राचीन साधन है तथा परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक विस्तृत एवं सुलभ है, और यह देश के भागों में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो मुख्यतः सड़क परिवहन पर ही निर्भर है। सड़क परिवहन एक लचीला, विश्वसनीय तथा तीव्रगामी साधन है। देश के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क परिवहन एक आदर्श साधन है। ठीक है, उसके आगे हमें लिखना है कि सड़क परिवहन के द्वारा पदार्थ व वस्तुओं को विनिमय देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रतिदिन किया जाता है, जिससे सरकार को टैक्स के रूप में पूंजी की प्राप्ति होती है और करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सड़क परिवहन द्वारा रोज प्राप्त करना होता है। दूध हो, फल, सब्जी, कारखानों के लिए कच्चा माल, तैयार उत्पाद को बाजार तक सड़क परिवहन के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। सामान्यतः प्रतिवर्ष सड़कों के द्वारा लगभग 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किम किया जाता है। ठीक है, छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि सड़क परिवहन ऐसे दुर्गम धरातलीय क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं देने के लिए सक्षम है जहां पर अन्य किसी परिवहन साधन को पहुंचाना नामुमकिन होता है। तो सड़क परिवहन का है जो भारत की आर्थिक विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सरल सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको लिखना आना चाहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो छोटे प्रश्न 18 हमने हल कर लिए। अब आपके निम्नात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों के अंदर क्या अंतर है, और दूसरा है विश्व में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की अवस्थिति एवं वितरण को समझाइए। पहला प्रश्न है ना, प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियां इंपॉर्टेंट है, इस पर आप क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ठीक है साथियों, ये आप देख लीजिए, इसकी मैं PDF है हमारे टेलीग्राम के अंदर भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा वीडियो है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RBSC क्लास 6 से 12th, उसके अंदर पढ़ा है, आप इस PDF को देख लेना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 20वां सवाल। यहाँ पर हमें आया है भारतीय कृषि की निम्न 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। पहली समस्या छोटे खेत एवं विखंडित जोत, दूसरी है वाणिज्यकरण का अभाव, और तीसरी है
व्यापक अलग बेरोजगारी और चौथी जो समस्या है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। इनके बारे में आपको अलग अलग से समझाना है। दूसरा आत्वा के अंदर प्रश्न पूछा है, भारत में उपयोग के किन समवर्गों में वृद्धि हुई है और वृद्धि के कारणों को भी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप देख लेना। ये सारी की सारी PDF में भेज दूंगा, आपको आराम से मिल जाएगी, इसको आप आसानी से देख लीजिए। ठीक है, तो ये सवाल थे आपके क्लास 12th भूगोल के सेकेंड मॉडल पेपर था, वो हमने पूरा कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा पहले तो इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताना, अच्छा लगा या बुरा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो साथियों, आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये ग्रुप आपके लिए बनाया है और इस ग्रुप का नाम है क्लास 6 से लेकर के 12 तक है, ये हमने बनाया है। तो इसके अंदर आप सभी अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो और आप भी जुड़ सकते हो, सारी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और साथियों, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और जब आप परीक्षा दे करके परीक्षा हॉल से बाहर निकलोगे तो तब अपने मुंह से ये निकलेगा कि वाह, आज तो बहुत अच्छा पेपर हुआ। लेकिन उसका परिणाम हमारा पूरा परिवार रहेगा, हम आपके लिए पूरी अच्छी मेहनत करेंगे। परीक्षा से पहले हम आपको 50 मॉडल पेपर है, 10 मॉडल पेपर हर विषय के डाल देंगे, कुल 50 से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करवा देंगे, ताकि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।